बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में पढ़ना है और आज हम लोगों ने ये सीखना है कि एक बॉडी मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम में कब होती है। अगर किसी बॉडी को मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में आना है तो उसको दो कंडीशंस सेटिस्फाइड करनी होंगी। एक को हम बोलते हैं द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम बोलते हैं द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो उसमें हम ये बोलेंगे कि किसी बॉडी पे एक ही वक्त में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, अगर उन सब का वेक्टर सम लिया जाए, उन सबको जमा किया जाए और उन सब का वेक्टर सम ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है, ये इक्विलिब्रियम में है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को ओबे कर रही है। तो इस जुमले को लिखते हैं और इसके बाद इसको मज़ीद समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक अ बॉडी विल सेटिस्फाइड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू ज़ीरो, यानी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो समेशन है वो ज़ीरो के बराबर हो। यानी अगर इस बॉडी पे एक ही वक़्त में कई फोर्सेस लग रही हों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ कोई बॉडी है और इस पर एक ही वक़्त में 4 फोर्सेस लग रहे हैं। सो दिस इज़ F1, लेकिन F2 जो है वो इससे अपोज़िट डायरेक्शन में है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। इसी तरह इस बॉडी पे फ़ोर्स लग रहा है F3, वो y एक्सिस में है और F4 इससे डाउनवर्ड है और ये भी y एक्सिस में है। इन चार फोर्सेस को जब हम जमा करेंगे और इनका वेक्टर सम ज़ीरो के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो ज़रा इनको जमा करते हैं। जैसे F1 फोर्स ये रहा, सो दिस इज फोर्स F1। इसी तरह अगर हम इसको ऐसे जमा करें क्लॉकवाइज तो F4, दिस फोर्स इज F4। F1 का हेड और F4 का टेल आपस में ज्वाइन हो गया है, यानी इन दोनों को हम जमा कर रहे हैं बाय हेड टू टेल रूल। इसी तरह अगर हम F2 को उठाएं तो दिस विल बी F2, ये F2 हो जाएगा और F3 जो है, F3 का टेल और F2 का हेड आपस में मिलेगा। तो यहाँ पे जब हमने इन चारों को जमा किया है तो रिजल्टेंट के लिए क्या शर्त है? रिजल्टेंट के लिए ये शर्त है कि पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, यानी इतनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, इतना उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आ गया? ज़ीरो। सो F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड F4, जब हमने इन चार वेक्टर्स का वेक्टर सम लिया तो आंसर हमारे साथ आ गया ज़ीरो, आ गया वेक्टर। तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें 5 तरह के फोर्सेस मौजूद हैं और ये 5 तरह के फोर्सेस किसी एक बॉडी पर एक ही वक़्त में लग रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं ये इस वक़्त वेक्टर्स की शक्ल में मौजूद है। ये हो गया F1, F2, ये F3 फोर्स है, F4 और ये हो गया F5। अब हमने क्या करना है? हमने इन तमाम फोर्सेस को जमा कर लेना है। इनका लेना है वेक्टर सम, यानी इन तमाम फोर्सेस को हम जमा करेंगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल मेथड। जब हम इस तरीके से इन तमाम फोर्सेस को जमा करेंगे और देखेंगे कि आंसर ज़ीरो के बराबर आ गया, जब हमने सबको जमा किया, तो तब हम बोलेंगे कि जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम में है। और अगर आंसर ज़ीरो के बराबर ना आया तो तब हम बोलेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब ऐसा करते हैं कि इन फोर्सेस को बारी बारी जमा करते हैं। जैसे पहला फोर्स है F1, तो F1 को उसी डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड में उठाएंगे जो इसका है, तो ये हो गया F1 फोर्स। नाउ अब F2 फोर्स जमा होगा F1 के साथ बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो F2 का टेल F1 के हेड के साथ जॉइन हो जाएगा। नाउ F3 वेक्टर को उठाएंगे तो F3 वेक्टर का टेल वो F2 वेक्टर के हेड के साथ लगेगा और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो पहले से है।
F4 वेक्टर यहाँ से उठा के लगा लेंगे यहाँ पे। तो F4 वेक्टर का टेल F3 वेक्टर के हेड के साथ लग जाएगा। तो ये हो गया वेक्टर F4। नाउ F5 कहाँ पे? तो F5 ये रहा, इसको उठा के यहाँ लगा देंगे। सो F5 फोर्स जो है या फोर्स का वेक्टर वो यहाँ पे लग जाएगा F5। तो यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे सेम है। इन तमाम को जमा करते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 इज इक्वल टू 0। तो मालूम हो गया कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आई लगा देंगे और आई को डिफाइन कर लेंगे कि 1 से लेकर 5 तक है, क्योंकि 5 फोर्सेस है तो इसलिए हमने इसको डिफाइन कर लिया। ये हो गया इसका वेक्टर का निशान। तो स्टूडेंट्स, किसी बॉडी ने अगर इक्विलिब्रियम में आना है तो उसके जितने भी एक्स कंपोनेंट्स हैं वो भी 0 के बराबर होने चाहिए, और वाई कंपोनेंट्स की एडिशन भी 0 के बराबर होने चाहिए। जैसे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। Similarly, summation of Fy is equal to 0. Now, तो अब यह बॉडी इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन को ओबे कर लेगी। तो F1x प्लस F2x प्लस एंड सो ऑन, इन सब की एडिशन 0 के बराबर होनी चाहिए। और इसी तरह अगर हम देखें तो F1y प्लस F2y प्लस एंड सो ऑन प्लस Fny इज इक्वल टू 0। जी, तो इसका प्रूफ अब हम देखेंगे इस डायग्राम में। ये जो वेक्टर्स बने हुए हैं F1 वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये हो गया इसका F1x कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट, और ये हो गया F1y। अगर इस F1x को देखा जाए तो ये कितना है? 1 न्यूटन 2 3, तो ये है 3। अब अगर देखा जाए तो F2 के भी दो कंपोनेंट्स हैं, F2x और F2y। अगर हम F2x देखें तो वो 1 न्यूटन है, तो प्लस माइनस 1, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में है इसीलिए यहाँ पे लिखा -1। अब अगर F3 वेक्टर को देखा जाए तो F3 वेक्टर जो है इसके भी दो कंपोनेंट बनते हैं, एक F3x और एक F3y। तो F3x देखते हैं कितने न्यूटन है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया -5 न्यूटन, क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो -5 न्यूटन ये लग गया प्लस। नाउ F4 का जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव एक्सिस में है, यानी ये हो गया 1 न्यूटन और +1 यहाँ पे लगेगा। F5 देखते हैं तो F5 वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव एक्सिस में है, 1 2, ये हो गया 2 न्यूटन। अब इन सबको जमा करते हैं। सो 3 और -1 -5 जमा हो जाएंगे तो -6, 1 + 2 जमा हो जाएंगे तो 3। तो 3 + 3 जमा हो गए, इससे 6 आ गया एंड -6, तो आंसर आ गया 0। तो साबित हुआ कि समेशन ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट जो है वो भी 0 के बराबर आ गए किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम के होने के लिए। इसी तरह आप लोग जो वाई कंपोनेंट्स हैं वो ख़ुद चेक कर सकते हैं कि जो वाई कंपोनेंट्स हैं इन सब को आप जमा कर लें तो बाज़ आएंगे प्लस में, बाज़ आएंगे माइनस में, तो उनकी एडिशन जो है ना यानी समेशन वो भी 0 के बराबर आ जाएगी। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन का ताल्लुक न्यूटन की फर्स्ट लॉ के साथ है, क्योंकि न्यूटन की फर्स्ट लॉ में भी तो ये कहा जाता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। हालांकि उस पर एक ही वक्त में कई फोर्सेस लग रहे होते हैं, लेकिन उन फोर्सेस का समेशन 0 के बराबर होता है। तो अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है तो इससे मालूम होता है कि जो बॉडी है इस पर एक ही वक्त में कई फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये या तो रेस्ट में है और या फिर यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन में है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी ने इक्विलिब्रियम में होना है तो उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि उस बॉडी पे जितने भी टार्क्स
लग रहे हैं उन टार्क्स का भी वेक्टर सम 0 के बराबर होना चाहिए। A body will satisfy the second condition of equilibrium if vector sum of all the torques acting on the body equal to 0। यानी जितने भी टार्क्स इस बॉडी पे लग रहे हैं, जैसे टार्क 1 प्लस टार्क 2, और इनका हम वेक्टर सम ले लें, तो इनका वेक्टर सम जो है अप टू टार्क n वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल द टार्क्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे i लिखेंगे और i जो है, जो इंडेक्स है, अब इसको हम डिफाइन कर लेंगे 1 एंड i इज इक्वल टू n, कि i 1 से शुरू होके n पर खत्म हो रहा है। या अगर इस तरह हो कि एक बॉडी पे क्लॉकवाइज टार्क्स भी मौजूद है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स भी मौजूद हैं, तो उन सब का समेशन भी 0 के बराबर होना चाहिए। यानी जितने भी क्लॉकवाइज टार्क्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जितने भी क्लॉकवाइज टार्क्स हैं अगर उनका हम सम ले लें, तो समेशन ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टार्क्स, यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखेंगे साथ में, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये फलक्रम है या वेज जिसको बोलते हैं, और इसके ऊपर हमने रखा है स्केल। अब इस स्केल पर अगर मैं यहाँ पे एक मास रखूंगा और ये मास होगा 50 ग्राम, तो इस हिसाब से इसमें इस डायरेक्शन में तार पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको हम पाइवट पॉइंट मान लें, तो पाइवट पॉइंट से इस मास तक का जो फासला होगा वो मोमेंट आर्म होगा, यानी R1, और इसका जो वेट है वो होगा डाउनवर्ड W1। तो इस वेट और इस R1 के लिहाज से जो टार्क पैदा होगा वो टार्क होगा क्लॉकवाइज। अब इस क्लॉकवाइज टार्क को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर भी इस सेंटर से उतने ही फासले पर 50 ग्राम का मास रखना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे रखा। तो अब इसका टार्क होगा इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो इस वक्त ये क्लॉकवाइज टार्क बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। ये हो जाएगा R2 इस सेंटर से दूसरा मोमेंट आर्म, और इसका वेट हो जाएगा W2। तो यहाँ पे हम W2 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो W2 क्या है, वो फोर्स है, और R2 मोमेंट आर्म है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे टार्क आएगा। तो इस वक्त ये क्लॉकवाइज टार्क, जो कि टार्क 1 है, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर होने चाहिए। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक और मास रखते हैं और ये मास 100 ग्राम का है, तो जितने फासले पर आपने 100 ग्राम का मास रखा है उतने ही फासले पर, यानी इस सेंटर से इस पाइवट पॉइंट से उतने ही फासले पर आपको एक और 100 ग्राम का मास फिर इस तरफ भी रखना होगा, ताकि ये जो दूसरा क्लॉकवाइज टार्क है ये यहाँ पे दूसरे एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर हो जाए। तो समेशन ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टार्क इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स। एक बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी? अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ले तो हम कहेंगे कि ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। If a body satisfies the two conditions, first and second, of equilibrium, then the body will be in complete equilibrium। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी पे तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम ये 0 के बराबर हो जाए, फिर फोर्सेस का जो x कंपोनेंट है उनका वेक्टर सम भी 0 के बराबर आए, और फोर्सेस का जो y कंपोनेंट है उनका वेक्टर सम भी 0 के बराबर आए, तो इस वक्त ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को ओबे कर रही है ये बॉडी। वेलोसिटी इसकी या तो हो 0, जो लीनियर वेलोसिटी है वो या तो 0 हो, तो उस वक्त बॉडी होगी रेस्ट में। या अगर बॉडी मोशन में है, कोई यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन में है, तो फिर इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए कांस्टेंट। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी वो फिर 0 होना चाहिए। वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए,
जिसकी वजह से जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी 0 के बराबर हो। तो इस वक्त ये बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर लेगी। सेकंड कंडीशन के लिए है कि समेशन वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू 0। फिर अगर कोई क्लॉकवाइज टार्क्स हैं, यानी समेशन ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टार्क्स, जितने भी टार्क्स हैं वो क्लॉकवाइज बराबर होने चाहिए समेशन ऑफ ऑल द टार्क्स एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और ऐसी कंडीशन में या तो बॉडी रोटेशन में ना हो, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 हो, या अगर उसमें एंगुलर वेलोसिटी है भी तो वो कांस्टेंट हो। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो चेंज ना हो रही हो। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो उसका जो चेंज है वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस वक्त ये जो बॉडी है ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाइड कर लेगी, और हम बोलेंगे कि जो बॉडी है ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि इन तीन बॉडीज में से कौन सी बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज द पाइवट पॉइंट, और ये हो गया मोमेंट आर्म, ठीक है। मोमेंट आर्म राइट साइड पे, मोमेंट आर्म लेफ्ट साइड पे। तो इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं और ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये वाली फोर्स है 1 न्यूटन, और इसके बारे में कहूँ कि ये फोर्स भी है 1 न्यूटन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है और वो है 2F, यानी वो इन दोनों के सम के बराबर है। यानी 2F, तो ये वाली फोर्स हो जाएगी 2 न्यूटन। तो यहाँ पे ऊपर भी 2 न्यूटन फोर्स है अगर इन दोनों को जमा किया जाए, और डाउनवर्ड भी 2 न्यूटन फोर्स है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है ये लीनियर मोशन नहीं कर पाएगी, अपनी ही जगह पे रुकी हुई होगी। तो हम बोल सकते हैं कि द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दिस बॉडी इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं कि सेकंड कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करती है या नहीं। उसके लिए हमें टोटल टार्क्स देखने होंगे। जैसे ये वाला फोर्स जो है इसने टार्क पैदा करना है इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये जो दूसरा फोर्स है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क पैदा करेगा। लेकिन चूंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है, और ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क पैदा करेगा जबकि ये दूसरा फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क पैदा करेगा, तो दोनों टार्क्स भी आपस में बराबर होंगे, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सेम इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, जिसकी वजह से समेशन ऑफ ऑल द टार्क्स ऑन दिस बॉडी इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर है। सो सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, so the body is in complete equilibrium। इस दूसरी बॉडी को चेक करते हैं कि ये दूसरी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में है। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो बॉडी है यहाँ पे कोई कील मौजूद है, कोई कील यहाँ पे ठोक रखी गई है, जिससे मालूम हो रहा है कि ये जो बॉडी है ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकती। अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकती तो फिर हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, क्योंकि इन दो फोर्सेस की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन तो होने से रहा। इन दो फोर्सेस की वजह से जो मोशन होगा वो होगा रोटेशनल मोशन। क्योंकि अगर हम इस फोर्स को देखें और इस मोमेंट आर्म को, तो अगर इसको मैं F1 मान लूँ और ये मोमेंट आर्म हो R1, तो टार्क पैदा होगा इस डायरेक्शन में, यानी वो टार्क होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इस फोर्स को मैं F2 मान लूँ और ये मोमेंट आर्म 2 हो, तो इस दूसरे फोर्स के लिहाज से भी टार्क इसी डायरेक्शन में पैदा होगा, यानी ये टार्क भी क्लॉकवाइज टार्क होगा। तो ये दो फोर्सेस हैं, कपल फोर्सेस, और इन कपल फोर्सेस की वजह से जो टार्क पैदा होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इन दोनों फोर्सेस का जो टार्क है वो क्लॉकवाइज है और जमा हो जाएगा। जब वो टार्क जमा हो जाएगा तो इसमें पैदा हो जाएगा रोटेशनल मोशन,
जब इसमें रोटेशनल मोशन पैदा हो जाएगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये वाली बॉडी जो है इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही, क्योंकि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो समेशन ऑफ ऑल द टार्क इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें दो क्लॉकवाइज टार्क हैं। दोनों दोनों ही टार्क्स अगर क्लॉकवाइज हैं तो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे, एक दूसरे का असर कैंसिल नहीं कर पा रहे, तो इसलिए सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं इस तीसरी बॉडी की। तो इस पे ए तो हो गया फोर्स एफ, और ये दूसरा फोर्स इस पहले फोर्स के डबल है। तो जब दूसरा फोर्स पहले फोर्स के डबल है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि 2f से जब हम f माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f, यानी 2f माइनस एफ इज इक्वल टू f। तो इस साइड पे एक फोर्स लगेगा जो इस बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन में मूव करने पर मजबूर कर देगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाइड ना होगी, लीनियर मोशन में मूव करवा रहा है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड ना हुई। अब चेक करते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में अगर हम इसको F1 मान लें और ये मोमेंट आर्म R1 हो तो टार्क 1 यहाँ पे होगा R1 F1, जो कि ये टार्क इस डायरेक्शन में पैदा होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह ये जो दूसरा फोर्स है अगर इसको F2 मान लिया जाए तो F2 फोर्स और ये होगा मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे दूसरा टार्क मालूम करते हैं, टार्क 2। तो टार्क 2 हो जाएगा R डैश होगा 1/2R, जबकि F डैश होगा 2F। तो टार्क 2 इज इक्वल टू RF, जिसे मालूम हो गया कि टार्क होगा। तो ये वाला टार्क जो है ये पैदा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो पहला टार्क है वो पैदा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों टार्क आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से जो टार्क्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो ये बॉडी रोटेशनल मोशन नहीं करेगी, यानी समेशन ऑफ क्लॉकवाइज टार्क ये बराबर है समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क, जिसकी वजह से समेशन ऑफ ऑल द टार्क्स ऑन द बॉडी इक्वल टू 0। सो सेकंड कंडीशन इज ये सेटिस्फाइड। फोर्स इस बॉडी को जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इससे मालूम हो गया कि ये वाली बॉडी भी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में सिर्फ ये पहली बॉडी है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है, जबकि दूसरी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है और तीसरी बॉडी भी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।